Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn about wave optics। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी के बारे में और डिटेल में, ठीक है। तो पहला नोट आप नोट कर लेंगे, Imax अपॉन Imin। तो हमने देखा था Imax मतलब क्या होगा बच्चों, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये लाइट साउंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए। एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। सो क्या होगा, Imax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Amax का होल स्क्वायर, और Imin में क्या होगा, Imin इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Amin का होल स्क्वायर। मैक्सिमम है तो कहाँ होगा मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम, मतलब क्या होता है आपको पता है, ए मैक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, ठीक है। और ए मीन की जगह पे क्या आएगा, ए मीन की जगह पे आएगा A1 माइनस A2। तो इस तरीके से क्या आ गया, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अपनी लिस्ट में लिख लेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बच्चों, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये एक एम्पलीट्यूड A1 और ये एक एम्पलीट्यूड A2। आपको पता है, आपने पढ़ा इसको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, कौन सा, रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये जो होता है फाई, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। सो इसी से फॉर्मूला बना है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इस स्मॉल ए आर पे मत जाइएगा, नहीं तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। आपने देखा होगा कई बार ये फॉर्मूला यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सो हमने पता कर लिया, क्या पता कर लिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और हमको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। सो इसी के साथ इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो कैसे करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का डेरिवेशन, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का क्या होता है, स्क्वायर होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है हमें पता है, क्या होगा उसका, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो हम इसका अंडर रूट हटा देते हैं, ठीक है, ओके। सो अंडर रूट हट गया मतलब क्या हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 क्या आ जाएगा, कॉस फाई, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी आप इसको लिखेंगे। बट हमको पता है, क्या पता है, बट वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं अंडर रूट आई टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या बन गया ये ऐसा। यानी यहाँ पे जहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको जहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है A1, तो A1 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, I1, A2 की जगह पे I2 प्लस 2 रहेगा। A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट I1, और A2 की जगह पे अंडर रूट I2, क्योंकि हमने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया है, और साथ में क्या बचेगा, कॉस फाई, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। सो ये है आपके कुछ फॉर्मूले जो कि आपने इसको नोट करना है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड नंबर 2। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ओके। ये दिया है, अगर इंटेंसिटी दोनों की इक्वल हुई, इंटेंसिटी इक्वल होने का मतलब दोनों इक्वली ब्राइट है, दोनों इक्वली ब्राइट है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और इंटेंसिटी भी सेम है, ठीक है। इंटेंसिटी सेम तो एम्पलीट्यूड भी सेम, तो क्या आ जाएगा, आई नॉट पुट कर दिया हमने, I1 की जगह पे I2 की जगह पे क्या पुट कर दिया, आई नॉट पुट कर दिया, और हमको पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। सो कैसे आता है इसको देख लेंगे एक बार, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। सो ट्राई करते हैं। तो आई आर इक्वल टू क्या, हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2I0 प्लस 2 आई नॉट क्या हो गया, आई नॉट का स्क्वायर, या फिर आप इसको सीधा बोलो, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लो, क्या आएगा, आई नॉट 2 बार है अंडर रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई,
कॉमन निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 2I0 कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाई। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ेंगे, 2I0 क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, पूरा ये टर्म आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4I0 एज इट इज कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, सो आई आर। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 4I0 होता है ये कांस्टेंट होता है, ये टर्म मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करता है, आपको पता है, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो ये क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है 4I0, तो ये कांस्टेंट टर्म हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके एंगल पे। तो ये मुझे आपको बताना था। आई होप कि आप ये चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो एवरेज इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है। एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी, एवरेज इंटेंसिटी Imax दोनों का ऐड डिवाइड बाय 2। सो इस तरीके से इसका डेरिवेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए हमने। इफ 2 ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ऐसा है, इफ 2 वेव्स इक्वल इंटेंसिटी मीट्स एट 2 लोकेशन P and Q विथ द पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस का सिंबल डेल्टा भी यूज होता है, मैंने आपको बताना है। पाथ डिफरेंस के सिंबल्स क्या होगा, एंट्रेंस के हिसाब से हम अगर बात करें तो क्या होगा डेल्टा एक्स या तो डेल्टा, और हम स्टेट बोर्ड की अगर बात करें, अपडेटेड सिलेबस की बात करें, ठीक है, इस साल के अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो क्या होगा, स्टेट बोर्ड में ये यूज़ होने वाला सिंबल पाथ डिफरेंस का डेल्टा एल हो गया है। उन्होंने सीबीएसई तो कॉपी कर लिया, बट सीबीएसई को पूरा कॉपी किया तो उन्होंने कुछ तो चेंज करना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, सिंबल को ही बदल के रख दिया। अब कुछ चैप्टर में आपको डेल्टा एल मिलेगा, कुछ चैप्टर में आपको डेल्टा एक्स मिलेगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि कंसेप्ट सेम होता है, बस सिंबल बदलते रहते हैं। तो सिंबल कुछ भी रहे, कंसेप्ट सेम रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ओके। सो क्या है यहाँ पे, एक पाथ डिफरेंस है आपका, मैं इसको डेल्टा x1 ले लेता हूँ और इसको डेल्टा x2 ले लेता हूँ। देन द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P and Q विल बी। तो हमें पता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। ठीक है, ये ऐसा ध्यान में रखने का और वैल्यूज को पुट करने का। सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से ऐसा रिलेशन बनता है। और याद रखिएगा, जब भी कभी आपको फेज बोले तो फेज के साथ हमेशा रिलेशन फटाफट याद रखने का, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन ऐसा होता है। और टाइम डिफरेंस का भी आपने याद रख लिया होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, या तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, या तो टाइम डिफरेंस। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये एंगल लैम्डा से जुड़ा हुआ है, ये एंगल टाइम से जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे से आपका रिलेशन बनता है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट को और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इन इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरफेरेंस में। ठीक है, कहीं इंटेंसिटी 0 होता है तो कई इंटेंसिटी क्या होता है 4I। ठीक है, यानी आप क्या सोचते हैं 2I होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए 4I। यहाँ पे टोटल 4I है और यहाँ पे भी टोटल 4I है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक जगह इंटेंसिटी 0 बन जाती है मिनिमम में, और एक जगह इंटेंसिटी क्या बनती है 4I0 बोलो या तो 4I बोलो। ठीक है, सो ये मैं बताऊंगा, अभी छोटी सी बात थी, बस इसको नोट करो थ्योरी में। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने लिखा, कुछ एमसीक्यूज में थ्योरी काम आएगी और न्यूमेरिकल में ये सब काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। सो वेरी मोस्ट एमपी फॉर स्टेट एंड फॉर कंसेप्ट, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सो कोहेरेंट को अब डिटेल में हमने देखना है। 2 सोर्सेस ऑफ लाइट वूज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एम्पलीट्यूड आर सेम, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सीधा सीधा याद कर लो, सब कुछ सेम। अब सब कुछ में क्या सेम, क्या फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ठीक है, और क्या फेज, और हमेशा क्या रहेगा, उनके फेज का डिफरेंस भी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो सब कुछ सेम, तो याद कर लेंगे डेफिनेशन आप इसको। 2 सोर्सेस ऑफ लाइट whose frequency and amplitude are same, having same wavelength and travel in the same phase or having a constant phase difference are called coherent sources। ठीक है,
इसको डिटेल में और भी मैं बता सकता हूँ, बट अपने पास टाइम इतना नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा इलेबरेट कर दूँ। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, सिंपल एक डेफिनेशन और उसके क्या आते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल काफ़ी आसान है, लेज़र लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट। और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो MST CET में आया हुआ है, सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मैं आपको मोनो बताता हूँ। मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, और क्रोमा मतलब क्या होता है बच्चों कलर। तो सिंगल कलर और ये क्या होता है कलर। सिंगल कलर की जो वेवलेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक, या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे कि लेज़र लाइट, लेज़र लाइट में आपने देखा होगा रेड कलर होता है, जो आपने बचपन में खेला होगा लेज़र लाइट से। तो लेज़र लाइट क्या होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, आपने देखा होगा, उसमें एक ही कलर होता है, बाकी कलर नहीं होते। सो बोलने का मतलब ये कि कोहेरेंट सोर्स ये होते हैं ये सब। ठीक है, तो दोनों के दोनों सोर्स का क्या होना चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, और उनकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए सेम, और वो क्या ट्रैवल करना चाहिए सेम फेज में ट्रैवल करना चाहिए। सेम फेज मतलब मैं तो आपको बता चुका हूँ, ये जैसे कि ऐसे ट्रैवल कर रही है एक वेव, ठीक है, दूसरी वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, ट्रफ ट्रफ ओवरलैप हो रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट फिर से यहाँ पे ट्रफ, इसका यहाँ पे ट्रफ, ये क्रेस्ट, तो ये क्या है सेम फेज में है, ये क्या है सेम फेज में है। इनका फेज डिफरेंस हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा, इस ट्रफ ट्रफ का फेज डिफरेंस क्या आएगा जीरो। तो ये छोटी सी बात थी, आगे बढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने की दो मेथड है, एक है वेव फ्रंट, डिटेल में हम पढ़ेंगे, और एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, थोड़ा बहुत आपको दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। सो इसकी डिटेल हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, और ये आपके सिलेबस में काफ़ी डिटेल में है, सो हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। सो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो लाइट सोर्स कहाँ से आएगा, नैरो से आएगा, तो हमें क्या मिलेगा कोहेरेंट सोर्स मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए नैरो स्लिट, और यहाँ पे क्या लाइट सोर्स इज एक्सटेंडेड लाइट वेव पार्शियली रिफ्लेक्टेड, 50% क्या होना चाहिए रिफ्लेक्ट, और पार्शियली क्या होना चाहिए ट्रांसमिट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पार्ट क्या हो रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट क्या हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसा, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द वेव फ्रंट इमिटेड बाय अ नैरो सोर्स इज डिवाइडेड टू पार्ट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पहली पार्ट से यहाँ से वेव फ्रंट निकली, ये दो पार्ट में आपकी वेव फ्रंट डिवाइड हुई, ये है वो मेथड। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपको होल दिख रहा है यहाँ पे, ये नैरो होल है। ठीक है, लाइट सोर्स इज नैरो, ये कितना छोटा होल है आपको नहीं पता, बट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फ्रंट इमिटेड बाय एक्सटेंड सोर्स ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड। सो क्या होगा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या लगाया मिरर, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन के लिए क्या लगाया हमने मिरर। तो यहाँ से लाइट जाएगी, थोड़ा बहुत क्या होगी यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा उसका रिफ्लेक्ट। ठीक, ओके। द कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन्ड आर इमेजिनरी, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर इमेजिनरी सोर्स अकॉर्डिंग टू हाइगिन। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, एक फ्रेजनल बाइप्रिज्म हमको पढ़ना है, लॉयड्स मिरर, और सबसे डिटेल में आएगा ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ये भी देख लीजिए, कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर रियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये रियल है, और ये क्या है इमेजिनरी है। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट टर्म को अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे रियल होता है और यहाँ पे क्या होता है इमेजिनरी, क्योंकि यही तो सोर्स आगे बढ़ रहा है। सो ये ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगा रियल। सो मेथड नंबर 1 न्यूटन रिंग मेथड, माइकलसन इंटरफेरोमीटर कलर्स इन थिन फिल्म। सो ये थे एक्स्ट्रा डिटेलिंग, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। MCQ सिर्फ इसका हेडिंग है, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा डिटेल में पूछा जाएगा नहीं। आपको याद करना है तो नैरो स्लिट से आएगा तो डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, और अगर पार्शियली ट्रांसमिट और पार्शियली रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिट या तो रिफ्रैक्टेड, तो क्या होगा डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। मेथड्स के नाम भी याद कर सकते हैं, हम इसको याद नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में आगे जाके यूज़ होने ही वाला है। सो मेथड के नाम याद नहीं किया तो भी चलेगा। तो
कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग सस्टेन्ड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न बच्चों क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस हमको पता है जिसमें हमें कुछ पॉइंट क्या मिलते हैं, ब्राइट मिलते हैं, और कुछ पॉइंट क्या मिलते हैं हमें, डार्क। तो आगे जाके वो आपको चीज़ें आने ही वाली है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आपका पैटर्न है। ये है मिनिमम दैट इज डार्क, मैक्सिमम यानी ब्राइट, ठीक है। आगे जब हम पढ़ने ही वाले हैं, बट उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि सस्टेन या तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी यहाँ मिनिमम है तो अगला क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, फिर मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ब्राइट डार्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डार्क के बाद फिर डार्क फिर डार्क, इसको हम स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसको पाने के लिए कुछ कंडीशन है, तो हम आगे बढ़ेंगे, उन कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। सबको पता है अगर वो कोहेरेंट है तो सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, और लाइट सोर्स कहाँ से आना चाहिए, नैरो सोर्स से। हमने पिछले इसमें ये डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। ये बातें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मस्ट कमिंग फ्रॉम नैरो स्लिट, और दो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, बहुत ही क्लोज होने चाहिए। ये ऐसे S1 एक, S2 दूसरा, आप देख सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे तो आप समझ लो। ये क्या है, वेरी क्लोज। स्मॉल डी बहुत छोटा होता है और स्क्रीन का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये सभी पॉइंट थ्योरी है याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट इमिट वेव्स इन द सेम डायरेक्शन, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट बी लार्ज, यानी कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए, स्मॉल डी छोटा होना चाहिए, ऐसा ध्यान में रखो। कैपिटल डी बहुत बड़ा और स्मॉल डी बहुत छोटा, ये होती है स्क्रीन डिस्टेंस, और ये होती है स्लिट। स्क्रीन बड़ी होती है, स्लिट छोटी होती है, ऐसा ध्यान में रख लो, पॉइंट याद हो जाएंगे आपको। अब थ्योरेटिकली है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो इसको याद कर लेना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, 2 मार्क के लिए आता है, 4 पॉइंट याद कर लो, काफ़ी आसान है। क्या होना चाहिए, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मस्ट बी नैरो, ठीक है। और वो कहाँ से आना चाहिए, नैरो सोर्स से आना चाहिए, और दोनों सोर्स आपस में क्या होना चाहिए, काफ़ी पास में। एंड टू सोर्सेस मस्ट इमिट द वेव इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक वेव अगर ऐसी जा रही है तो दूसरी, ये जब सपोज S1 और ये क्या है S2, तो एक वेव ऐसे नहीं आनी चाहिए, एक वेव अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी वेव ऐसे ही आनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट बी लार्ज, ठीक है। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वली ब्राइट, मतलब उनकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, और एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम, सो दैट द वेव्स इमिटेड देम हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, दिस इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट, दैट इज मैक्सिमम का क्या होगा 4I0 और मिनिमम का क्या होगा 0। मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा था मैं, ब्राइट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और डी फॉर डिस्ट्रक्टिव यानी मैं डार्क की बात कर रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ें समझ में, तो ये थ्योरी की चीज़ें जो हो गई ये ख़त्म हो गई है, हम आगे जाके इसका डेरिवेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।